नमस्कार दोस्तों। इंडिया के एलपीजी क्राइसिस से रिलेटेड आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं आखिर ये क्यों हुआ और आगे चल के इसका क्या और भी लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ सकता है। आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक लोग इस जो संकट हुआ है उसका एक ओवरव्यू हम लोग लेते हैं। तो एलपीजी शॉर्टेज रिपोर्टेड इन मल्टीपल रीजन्स, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एलपीजी का बहुत जबरदस्त शॉर्टेज चल रहा है और मतलब लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एलपीजी शॉर्टेज, एलपीजी कमी के चलते। ये जो गल्फ में वार की स्थिति जो बनी है, वार चल रही है, उसके चलते ये कहा जा रहा है कि भारत में इंपोर्ट क्योंकि शॉर्टेज हो गया, सप्लाई डिमांड का कमी हो गया है, गैप हो गया है सप्लाई डिमांड का, तो उसके चलते ये एलपीजी जो अभी घरेलू गैस की खपत इंडिया में तो अच्छी खासी है ही, और इसमें से मुख्यतः इंपोर्ट 40% इंडिया में होता है, 60% जो होते हैं वो इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे देशों से। तो ये इसी रीजन से, ये गल्फ रीजन से भारत में इंपोर्ट किया जाता है एलपीजी गैसेस, जो कि घरेलू खपत की गैसेज होते हैं। जो सप्लाई डिसरप्शन हो गया है जिसके चलते ये एलपीजी गैस आने में समस्या हो रही है, जिसके चलते ये समस्या क्रिएट हुई है और इसके आगे चल के काफ़ी और गहरी आर्थिक क्षति हो सकती है, ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस इसके और भी उभर के आ सकती है आने वाले समय में, अगर ये समस्या जल्दी नहीं सुलझी तो। गल्फ गल्फ कंट्रीज में जो ये समस्या अभी चल रही है, ईरान, इजराइल, यूएस और दूसरे भी गल्फ कंट्रीज, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, सारे देश इससे इम्पेक्टेड होंगे क्योंकि ईरान ने सारे देश को इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। उनका, ईरान का कहना है कि ये जो इन इन सभी देशों में अमेरिका अमेरिका का मिलिट्री बेस है, इसलिए जो भी अटैक हो रहा है ईरान पे वो इन्हीं देशों के किसी किसी क्षेत्र से आ रहा है, तो उसके लिए ईरान भी इन सभी देशों पे अटैक कर रहा है, जिसके चलते पूरा गल्फ रीजन, पूरा मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व पूरी तरह से इससे प्रभावित हो गया है। तो आइए दोस्तों इसे विस्तार से देखते हैं। रूट काउज क्या है दोस्तों? रूट काउज जैसा कि मैंने कहा, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है जो मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट मतलब ये जो मध्य पूर्व के क्षेत्र है जहाँ पर ईरान, ये आप देख सकते हैं मैप, कुवैत, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरबिया, ओमान, ये सभी क्षेत्र मतलब गल्फ रीजन में माने जाते हैं, मिडल ईस्ट रीजन में माना जाता है, मध्य पूर्व में ये कहा जाता है। और यहीं पर मुख्यतः जो इराक जो आप देख रहे हैं, इराक, इराक के बगल में ही यहाँ पे इजराइल है, इजराइल है, और इन सभी देशों में अमेरिका की सेना का मिलिट्री बेस बना हुआ है। तो इन मिलिट्री बेस से ईरान जो आप देख रहे हैं, ईरान में अटैक हो रहा है। तो ईरान में अटैक होने के चलते यहाँ मतलब ये देखेंगे, ये ईरान है, ईरान के विभिन्न क्षेत्रों में अटैक किया जा रहा है इन सब देशों मतलब अमेरिका और इजराइल के द्वारा। इजराइल यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये आप देख रहे हैं इराक, यहाँ पर इजराइल है, इजराइल से अटैक किया जा रहा है इराक पर। और यूनाइटेड अरब हो गया, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, इन सभी देशों में अमेरिका की मिलिट्री बेस है, तो इन सभी देशों से अटैक किया जा रहा है। तो ईरान क्या कर रहा है, ईरान इन देशों पर भी अटैक कर रहा है, इसलिए पूरा गल्फ इसमें इन्वॉल्व हो गया है ये ये मिडल ईस्ट के वार में, जिसके चलते सप्लाई जो होता है, सप्लाई मुख्यतः जो भारत का सप्लाई आता है, अब देखें स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये आप देख रहे हैं, मैं जो इंडिकेट कर रहा हूँ ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जिसको मार्क किया गया स्टेट। तो यहीं से ये तेल लेके, तेल और गैस लेके जो शिप आते हैं, इस तरह होके यहाँ से ये आते हैं। तो अभी क्या किया है ईरान ने, जब ये अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, तो उन्होंने क्या किया, ईरान ने, क्योंकि ये ईरान के टेरिटरी में माना जाता है, ये मतलब सी का जो पर्शियन गल्फ है, वो गल्फ ऑफ ओमान, इसके बीच का जो रीजन है, तो इसमें क्या किया उन्होंने, बोल दिया कि हम इस रास्ते से शिप को नहीं गुजरने देंगे। अगर इस रास्ते से सिर्फ जो इधर से होके तेल और गैस लेके इधर से आके फिर इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो गया पाकिस्तान, फिर हो गया इंडिया, तो इधर से आता है। तो ये जब यहाँ बहुत बंद हो गया तो सारे जो शिप जो हैं, 20-25 शिप जो भारत के यहाँ पर फंस गए हैं।
यहाँ पर आके फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ईरान ये क्रॉस करने नहीं दे रहा है। तो इसलिए अभी बातचीत चल रही है ईरान से कि कम से कम भारत, क्योंकि फ्रेंडली देश है ईरान का, तो भारत को इस स्ट्रेट हॉर्मुज से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है जो है यहाँ पे, इसे क्रॉस करने दिया जाए। दो दो तीन अभी मतलब शिप जो भारत के, दो एलपीजी और एक ऑयल टैंकर यहाँ से क्रॉस करके, ईरान से बातचीत करने के बाद ये क्रॉस करके भारत आ चुके हैं। इसी तरह की और चीजें अभी की जा रही है। तो दोस्तों ये मुख्य कारण है ये समस्या आने के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब इन्होंने बंद कर दिया ईरान ने सभी शिप को आने से, तो ये समस्या हो गई। और एलपीजी की क्राइसिस इंडिया में भी हो रही है, क्योंकि इंडिया का ऑयल रिजर्व तो है लेकिन एलपीजी एलपीजी का कोई रिजर्व नहीं है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व भारत ने रणनीतिक तौर से एलपीजी का मतलब कोई स्टॉक नहीं है। ऑयल के लिए तो है, पेट्रोल डीजल सब का दो तीन यहाँ पर तेल के भंडार हैं, जैसे मैंगलोर में है, एक विशाखापत्तनम में है, और एक और है, तीन जगह तेल के भंडार, लेकिन गैस का कोई भंडार से गैस की शॉर्टेज दिख रही है, लेकिन अभी तेल तेल की कोई वैसी शॉर्टेज नहीं है। तो इसके चलते क्या होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जैसे जैसे मिडल ईस्ट में ईरान, ये पूरा रीजन में जैसे जैसे टेंशन बढ़ रहा है, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, ओमान, वैसे वैसे ये समस्या और बढ़ती जा रही है। और इनका कहना है कि अगर इसी तरह अटैक होता रहा ईरान पे, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी भी शिप को क्रॉस नहीं करने देंगे, जिसके चलते ये एलपीजी की समस्या भारत में देखने को आ रही है। और इससे पूरा विश्व प्रभावित है। यहाँ से, इस क्षेत्र से लगभग पूरे विश्व से, विश्व भर यहाँ से तेल और गैस का एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि ये रीजन पूरा ही तेल गैस से भरा हुआ है। इस रीजन से तेल गैस का सप्लाई किया जाता है। तो इसके चलते अब क्या हो गया, अब भारत कहीं दूसरे से लाएगा, अगर लाएगा भी तो कहीं दूसरे से, तो ये इस क्षेत्र से अगर नहीं ला पाता भारत, अगर दूसरे रसिया से लाता है, तो रसिया से फिर इधर से घूम के जाना पड़ेगा और इस तरह आएगा, इधर से शॉर्टकट पड़ता है। तो इसके चलते रसिया से मतलब शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज शिपिंग, और टाइम भी बढ़ जाएगा, और इंश्योरेंस कॉस्ट जो होता है, इंश्योरेंस कॉस्ट उसको लाने के लिए वो भी बढ़ जाएगा, जिसके चलते तेल तेल का सप्लाई और गैस का सप्लाई महंगा हो सकता है भारत में, अगर ये युद्ध लंबा चला चला। तो रूट कॉज मुख्यतः है मिडल ईस्ट में जो भी वार चल रहा हो, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो यहाँ बंद कर दिया है ईरान ने, उसके चलते तेल और गैस दोनों का सप्लाई रुका हुआ है, जिसके चलते अब जो भी आएगा उस दूसरे मतलब वे से आएगा, दूसरे रूट से आएगा, जिसके चलते शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा और इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, और टाइम भी काफी लगेगा उसमें। इस रीजन से जाने में, भारत पहुंचने में 4 5 6 दिन लगते हैं, लेकिन अब जब दूसरे रीजन से आएगा, अगर रसिया से आया तो लगभग 15 16 दिन का टाइम लग जाता है। अगर यूएस से आया तो यूएस से तो फिर मतलब कहा जा रहा था 1 महीना, 30 31 दिन का टाइम लग जाता है। तो और कुछ और अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां से अगर आता है तो वो मतलब 15 दिन में आ सकते हैं, 10 से 15 दिनों में। तो अभी देखना पड़ेगा दोस्तों, ये इन सभी कंट्रीज से भी बातचीत चल रही है, ऑस्ट्रेलिया से भी बातचीत चल रही है, नाइजीरिया से बातचीत चल रही है, रसिया से बातचीत चल रही है, और भी कुछ अफ्रीकन कंट्री से बातचीत चल रही है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बात, वैसे पता चलेगा कि क्या स्थिति बन रही है, और भारत में तेल की कितनी और किल्लत हो सकती है अगर ये वार आगे इसी तरह बढ़ता रहा। इंडिया डिपेंडेंसी प्रॉब्लम, भारत की में जैसा कि मैंने कहा 60 से 65% एलपीजी जो इंपोर्ट किया जाता है, भारत बाहर के देशों से भारत में इंपोर्ट किया जाता है, और इसमें से भारत का बहुत ज्यादा इंपोर्ट उसी रीजन से किया जाता है, जैसा कि मैंने कहा, वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उस रीजन से, ईरान जो गल्फ मैंने दिखलाया उसी रीजन से किया जाता है, जिसके चलते ये हैवी भारत का बहुत ज्यादा निर्भरता वेस्ट एशिया रीजन में, मिडल ईस्ट, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में दिखलाया, जिसके चलते भारत इससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड होने की संभावना है। अगर मिडल ईस्ट जितना ज्यादा, वो जो ईरान ईरान और सऊदी अरबिया और वो क्षेत्र जितना ज्यादा दिनों तक इससे इफेक्टेड रहेगा, उतना ज्यादा समस्या भारत के लिए बढ़ने वाली है आने वाले समय में। तो भगवान से आप लोग मनाइए दोस्तों कि जल्द से जल्द इस
जो वार है वो बंद हो जाए सऊदी अरब में, नहीं तो भारत में एलपीजी की प्रॉब्लम और भी बढ़ सकते हैं और आगे जाके इसका कीमत भी बढ़ेगा और सप्लाई भी डिस्टर्ब हो सकता है और महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। सप्लाई चेन ब्रेकडाउन। सप्लाई चेन क्यों ब्रेक डाउन हुआ वो मैंने बतला दिया, क्योंकि वो रीजन से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो मतलब वो उन्होंने ईरान ने बंद कर दिया है, तो शिपमेंट जो है डिले हो गया है। सारे भारत के शिप जो हैं एलपीजी और ऑयल के सारे वहाँ फंसे हुए हैं, तो जिसके चलते वो भी यहाँ पर ये समस्या पैदा हो रही है। और टैंकर की लिमिटेड अवेलेबिलिटी, ये तो अभी अभी तत्काल में आगे मतलब ये भी एक समस्या है। टैंकर बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं होता है इजीली, तो जिसके चलते भी लाने में समस्या होती है। जो राइजिंग फ्रेट कॉस्ट, मतलब अगर वो घूम के काफ़ी दूर से घूम के आना पड़ेगा, रसिया से अगर तेल आया, ऑस्ट्रेलिया से आया तेल और गैस, और अफ्रीकन कंट्री से आया, तो काफ़ी घूम के आना, उसमें मतलब जो अभी जो ईरान और कतर से मिडल ईस्ट जो गल्फ के देशों से 4-5 दिन में आ जाते हैं ये शिप लेके गैस और ऑयल, वो इन सब क्षेत्रों से 15 से 20 दिन लग जाएगा रसिया से आने में, या तो अफ्रीका से या तो ऑस्ट्रेलिया से आने में 10 से 15 दिन तक लग जाएगा, जिसके चलते वो काफ़ी दिन टाइम भी एक्स्ट्रा लगेगा, प्लस मतलब उसमें जो भाड़ा होगा, भाड़ा जो देते हैं फ्रेट फ्रेट कॉस्ट वही देते हैं, भाड़े की लागत जो है, शिप का भाड़े का लागत भी बढ़ जाएगा। और इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे जैसे अगर लंबे समय के लिए अगर अनसर्टेनिटी होता है, ज़्यादा रिस्क होता है, तो रिस्क प्रीमियम भी बढ़ जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी ज़्यादा चुकाना पड़ता है, जिसकी लागत बढ़ जाती है गैस और ऑयल की। तो ये भी एक समस्या हो रही, जिसके चलते भारत में सप्लाई मतलब काफी कम हो गया है, जिसके चलते ये अभी जो आप जो देख रहे हैं एलपीजी की समस्या, घरेलू गैस की समस्या जो हो रही है, उसी का मेन रीजन है। जो सप्लाई चेन मतलब जो आते हैं शिपमेंट के थ्रू, वो शिपमेंट रुक गया है, या तो काफी दूर से आना पड़ रहा है, जिसके चलते देरी हो रही है आने में। और क्योंकि बहुत बड़ा सप्लाई इस रीजन से आता है, बहुत जगह तो मतलब प्रोडक्शन ही बंद हो गया, जिसके चलते अब उस जो यहाँ से जो भरपाई उसका कर पाना इतना आसान नहीं हो पा रहा है। जो गल्फ के देशों से वो जो सप्लाई कम हुई है, लगभग 20% सप्लाई कम हो गई है, और वो 20% सप्लाई उतनी जल्दी दूसरे देशों में उपलब्ध सप्लाई प्रोडक्शन ज़्यादा इतनी जल्दी में प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं जा सकता, जिसके चलते ये समस्या हो रही है। इसके चलते ग्राउंड इम्पैक्ट क्या हुआ है, जमीनी मतलब पर इस तरह किस प्रकार प्रभाव पड़ा है। डिले इन एलपीजी डिलीवरी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एलपीजी डिलीवरी नहीं हो पा रही भारत में, जिसके चलते अभी हमारे यहाँ एलपीजी गैस की किल्लत हो रही है। आप देख रहे होंगे लंबी लंबी लाइनें लगनी पड़ रही है, और उतनी आसानी से एलपीजी गैस उपलब्ध नहीं है, तो एक चिंता की विषय है। आप देख रहे हैं भारत सरकार भी इसके बारे में प्रेस ब्रीफिंग में ये सब सारी चीजें बतला रही है। तो इसलिए लेकिन अब भारत सरकार ने बहुत तरह की नियम बनाए, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर में दिक्कत हो रही, तो भारत सरकार का कहना है कि पहले में हाउस होल्ड घरेलू सप्लाई को प्रायोरिटी देंगे, और तभी मतलब दूसरे जैसे हो गया कमर्शियल सप्लाई, अभी हम लोग कट करेंगे, कमर्शियल सप्लाई को अभी कट कर दिया गया है, और घरेलू सप्लाई को अभी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और इंडस्ट्रीज और रेस्टोरेंट को भी काफ़ी परेशानी हो रही, काफ़ी तो कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज और रेस्टोरेंट काफ़ी मतलब स्मॉल मीडियम स्केल जो के इंडस्ट्रीज है वो बंद भी हो रहे हैं, क्योंकि ये गैस की सप्लाई नहीं होने के चलते काफ़ी जो है चीज़ें हैं जो गैस से चलती है। और रेस्टोरेंट में खाना बनता है वो तो पता ही होगा, जो गैस से एलपीजी गैस पर ही बनता है। तो अगर एलपीजी गैस की सप्लाई नहीं हुई, तो उस रेस्टोरेंट भी बंद होने की कगार पे हो रहे हैं, और काफ़ी बंद भी हो रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट है जो जमीनी स्तर पर इनका एलपीजी सिलेंडर नहीं आने के चलते इस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। अब देखते हैं दोस्तों भारत सरकार का इसमें रिस्पॉन्स क्या है, किस तरह इसको टैकल करने की कोशिश की जा रही है।
तो भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, नाइजीरिया और इन सभी देशों के से तेल और गैस का सप्लाई पूरा किया जाए, ताकि जो निर्भरता गल्फ कंट्रीज में थी गैस मंगाने के लिए, कतर और भी कुछ दूसरे देशों में, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब ईरान, इन सभी देशों में जो निर्भरता थी गैस सप्लाई के लिए, उनसे उनकी क्षतिपूर्ति दूसरे देशों के से किया जाए, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, नाइजीरिया, इन सभी देशों से। और उसकी भले लागत ज़्यादा हो, लेकिन कम से कम अभी तत्काल में जब तक ये समस्या बनी रहती तब तक इनकी जो पूर्ति है थोड़ी लागत बढ़ने के बाद भी पूरी किया जाए इन देशों के साथ, इन देशों से इनका इंपोर्ट करके, और घरेलू जो मांग है उनका पूर्ति किया जाए। तो इसे इसलिए भारत अपना गैस सप्लाई के लिए डाइवर्सिफाई कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, रसिया, नाइजीरिया, इन देशों से बातचीत कर रहा है और इसकी पूर्ति करने की कोशिश कर रहा है। अभी तो सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है कि घरे घर घर में किसी तरह की भारत के घरेलू गैस सप्लाई को सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद फिर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों को वरीयता दी गई, सबसे प्रथम वरीयता दी गई है घरेलू गैस की सप्लाई के लिए। तो गवर्नमेंट भी इस मामले में काफ़ी सक्रिय दिख रही है, और जो अभी सप्लाई इस गल्फ खाड़ी देशों से नहीं हो पा रही है, वो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, नाइजीरिया के अन्य क्षेत्रों से उनकी पूरा किया जाए। इसे भारत सरकार कोशिश कर रही है और घरेलू गैस सप्लाई को सबसे ज़्यादा वरीयता दे रही है, ताकि घरेलू गैस को किसी भी प्रकार से मतलब दिक्कत ना हो। लिमिटेशंस क्या है दोस्तों, इसमें सीमाएं क्या है? तो सीमाएं तो सबसे बड़ा हायर कॉस्ट अल्टरनेट, जो दूसरे देशों से, जैसे मैंने कहा यूएस, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, नाइजीरिया, इनसे इन सब सोर्सेस से जब गैस का आयात किया जाएगा, तेल और गैस और चीनी चीज़ों का, तो एक तो लागत काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आपको पता है अगर डिमांड किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई उस तरह नहीं हो, तो उसका लागत जो है कीमत बढ़ जाती है। तो वही लागत ऊंचा देना पड़ रहा है भारत सरकार को, जो पहले देता था उसके चलते घरेलू कीमत हो सकता है, घरेलू गैस की कीमत भी हो सकता है आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। अगर ये युद्ध लंबा चला तो तेल का भी तेल की कीमतों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा, दूसरा, इन देशों गल्फ के देश से आने में काफ़ी कम समय लगता था शिप को भारत आने में। जो दूसरे ऑस्ट्रेलिया, यूएस हो गया, रसिया हो गया, नाइजीरिया, इनको इनसे आने में मतलब कम से 15 से 20 दिन का टाइम लग जाएगा। और अमेरिका से आया तो अमेरिका से तो आने में 1 महीना 31 दिन का टाइम लग जाता है। तो शिपिंग टाइम हो वो काफ़ी बढ़ जाता है। गल्फ के देशों से 4-5 दिनों में आ जाता है, यहाँ से 15 दिन से लेके 1 महीना तक भी टाइम लग सकता है। तो इसलिए जो तत्काल जो अभी कमी हो जा रही है गैसों की, उसकी तुरंत भरपाई होने में अभी टाइम लग रहा है, क्योंकि जब तक अभी टाइम लंबा ड्यूरेशन शिप को आने में लगेगा, 1 महीना तक लग सकता है। तो इसलिए अब तुरंत जो थोड़ी सी अभी आप देख रहे होंगे किल्लत हो रही गैस की, इसको भरपाई होने में थोड़ा सा कुछ 15 दिन का, 10 दिन का इस तरह टाइम थोड़ा लगेगा। भारत सरकार ने काफ़ी सक्रियता दिखाई है और तेल गैस के लिए बातचीत करके वहाँ इन सब देशों से बातचीत करके वो इंपोर्ट करने के लिए प्रयास जारी है, और हो सकता है अगले 15-20 दिनों में इस समस्या का समाधान भी मिलता हुआ दिखे। और ईरान के सरकार से भी, ईरान सरकार क्योंकि भारत के साथ फ्रेंडली कंट्री है, तो ईरान के जो उस क्षेत्र में भारत के शिप जो कुछ एलपीजी और ऑयल के जो सिलेंडर फंसे हुए हैं वहाँ मंगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ईरान की सरकार से बातचीत करके कि आप इन शिप को जो फंसे हुए हैं इन्हें आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने दीजिए, और फिर कम से कम ये जो फंसे हैं उन्हें आप क्लियर कर दीजिए। तो इसके बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स ईरान की तरफ से मिला आने वाली, हो सकता है 2-4 दिनों में, 1 सप्ताह में ये शिप भारत पहुंच जाए या वहां से निकल करके वहां से चल दें। तो ये भी अगले कुछ दिनों में ये चीजें क्लियर होगी और पता चलेगी। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं जियो पॉलिटिकल इंसाइट। तो इसमें सबसे जियो पॉलिटिकल मतलब क्या, इसका मतलब एक परिदृश्य हो सकता है। तो मैंने कहा कि एनर्जी जो है एक स्ट्रेटेजिक टूल के तरह यूज करते हैं गल्फ कंट्री, क्योंकि एनर्जी के बिना एनर्जी
का सोर्स है ये एलपीजी गैस और ऑयल, डीजल जो है, पेट्रोल, ये सारे क्षेत्र इसी क्षेत्र से आते हैं। तो एक तरह से एनर्जी को स्ट्रेटेजिक टूल के रूप में देखा जाता है और किसी भी तरह से इसके डिस्ट्रप्शन, अगर किसी भी प्रकार का इनका बाधित होता है सप्लाई, तो इससे काफी मतलब दिक्कत हो जाता है कंसर्न कंट्री को, जो कि भारत, क्योंकि ऑयल और गैस दोनों के अपना कुछ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन भारत में नहीं है इन सब चीजों का। वो मुख्यतः आयात, दूसरे देशों से आयात करके ही अपने डिमांड को, घरेलू डिमांड को पूरा पूरा करता है। तो ये इसके चलते ये समस्या बनी है। और क्योंकि भारत दूसरे देशों पर निर्भर है, मुश्किल से तेल तेल तो भारत में तेल तो 85% तेल इंपोर्ट ही किया जाता है, दूसरे देशों से मंगाया जाता है। मात्र 15% ही तेल भारत में होता है। जो आप डीजल, पेट्रोल, ये सब चीजें देखते हैं, ये सब मुख्यतः 85% जो तेल है विभिन्न देशों से मंगाया जाता है। रसिया से मंगाया जाता है, अमेरिका से भी, सऊदी अरब हो गया, ईरान, इराक और यूएई हो गया। और गैस का सप्लाई भी कतर हो गया, यूएई हो गया, इन सब क्षेत्रों से किया जाता है और रसिया से भी मंगाया जाता है। तो निर्भरता बहुत ज़्यादा तेल और गैस के लिए भारत का निर्भरता बाहर के देशों में है। भारत की गैस का उत्पादन 40% भारत में होता है, लेकिन 60% जो होता है वो भारत दूसरे देशों से मंगा के अपनी मतलब वो पूर्ति को, सप्लाई को पूरा करता है। इसलिए भारत की निर्भरता, तो जियोपॉलिटिकल रीजन होने से किसी भी प्रकार का अगर सप्लाई में डिसरप्शन, अगर मिडिल ईस्ट में गल्फ के क्षेत्र जो है किसी भी प्रकार का सप्लाई में बाधित होता है, तो इसका इम्पैक्ट सीधा ही भारत के घरेलू इंडस्ट्री और घरेलू गैस के सप्लाई पर पड़ता है, जिससे यहाँ की इकोनॉमी पर काफी बुरा असर पड़ता है। इसलिए ये क्षेत्र जो है आयात पर निर्भर पूरी तरह से है। इसलिए भारत इस पर काफी रिस्की सिचुएशन में पड़ जाता है। और गैस का अपना स्टोर भंडारण क्षमता भारत की अभी नहीं है। भंडारण क्षमता वो काफी बढ़ाने में काफी टाइम लगता है और काफी कैपिटल इंटेंसिव होता है, काफी पूंजी की भी उसमें आवश्यकता पड़ती है। हालांकि ऑयल की भंडारण क्षमता भारत के पास है, 2-3 ऑयल भंडारण क्षमता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगले 1.5-2 महीना तक अगर ये समस्या बनी भी रही, तो भारत के तेल सप्लाई में अभी किसी प्रकार की किल्लत नहीं आएगी। लेकिन गैस का क्योंकि भंडारण क्षमता भारत के पास नहीं है, तो इसलिए ये सप्लाई में दिक्कत आ रही है और ये समस्या भारत के लिए बनी हुई है। लॉन्ग टर्म रिस्क, लंबे समय में अगर ये युद्ध चलता रहा तो क्या समस्या हो सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा, सप्लाई में प्रॉब्लम हो ही रही है अभी भी, और लंबे समय में और भी सप्लाई में दिक्कत होगी। तो भारत को गैस और तेल दोनों की समस्या हो सकती है, जिससे भारत में आर्थिक मंदी आ सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था काफी सुस्त गति पकड़ सकती है, जिससे जो अभी विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली भारत की अर्थव्यवस्था है, उसमें बाधा आ सकती है और वो स्लो डाउन में आ सकता है, जिससे भारत की मतलब बेरोजगारी पे भी प्रोडक्शन क्षमता कम होगी और बेरोजगारी भी हो सकता है बढ़ सकती है। तो भगवान से यही मनाया जाता है, ये ज्यादा ज्यादा लंबे दिनों तक ये जो गल्फ का युद्ध चल रहा है, ईरान और अमेरिका, इजराइल, और ये पूरा जो गल्फ का क्षेत्र, पूरा सऊदी अरबिया, यूएई, सारे इम्पैक्ट पड़ गया है, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सारे क्षेत्र जो, तो उसके चलते इसका इम्पैक्ट कम से कम पर हो, कम किया जा सके। जल्दी से जल्दी अगर युद्ध खत्म हुआ तो भारत पर आर्थिक क्षति कम पहुंचेगी। नहीं तो आर्थिक क्षति तो पहुंचेगी ही, महंगाई भी काफी तेजी से बढ़ेगी। क्योंकि अगर सप्लाई कम होगा, सप्लाई महंगा होगा, तो उसके महंगा में बेचना भी पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा महंगी तेल और गैस बाहर से आना पड़ता है, शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा और इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इसके चलते वो काफी महंगी गैस और तेल हो जाएगी, जिसके चलते सभी तरह की चीजें, घरेलू चीजें भी महंगी होने की संभावना बढ़ जाएगी जितना ये लंबा युद्ध चलेगा। इसलिए जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो, यही भारतीयों के लिए, और अधिकतर विश्व के अधिकतर देश इससे प्रभावित हुए। ऐसा नहीं भारत, तेल और गैस किसी भी देश के लिए बहुत अहम स्रोत होता है। किसी भी देश के पास इसका अपना बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं होता। गिने चुने देश हैं जो आत्मनिर्भर हैं इस मामले में, जैसे हो गया रसिया, हो गया अमेरिका, हो गया
और चीन भी पूरी तरह से तेल और गैस के लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर है। तो चीन की इकोनॉमी पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा लंबे समय पर, अगर युद्ध चला, और महंगाई पर भी काफी बुरा असर, महंगाई काफी बढ़ सकती है आने वाले समय में। तो लॉन्ग टर्म में रिस्क, ये सभी रिस्क हैं। सप्लाई तो बाधित होगी ही, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा, अर्थव्यवस्था की गति काफी धीमी हो जाएगी, और महंगाई दर में काफी वृद्धि हो सकती है, महंगी चीजें काफी महंगी हो जाएंगी। पॉलिसी सॉल्यूशन क्या है? इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एक मतलब इसके बारे में नीतिगत निर्णय इस तरह हो सकता है कि डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन मैक्सिमम जितना जो किया जा सकता है, अभी आप देख रहे होंगे कि कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन को थोड़ा बढ़ाया गया है, और जिसके चलते थोड़ी सी उधर से सप्लाई हो रही है, लेकिन उसकी एक मतलब क्षमता, जो लिमिट है वो लिमिट तो है ही, जिसके चलते भारत मतलब ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन को भी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, लेकिन जो मैक्सिमम प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है वो भारत सरकार कर भी रही है, और आगे भी जो किया जा सकता है वो किया जा रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ है, भारत को गैस के लिए भी, एलपीजी गैस के लिए भी, जो घरेलू गैस जो खपत होती है, उसके लिए भी आपको भंडारण क्षमता बनाना पड़ेगा। बिना भंडारण क्षमता बनाए हुए अगर फ्यूचर में आगे भी भविष्य में इस तरह की समस्या हुई, तो फिर यही समस्या हो सकती है, जैसे गैस की किल्लत जब अभी हो रही है, और अभी तो एक तरह से जस्ट शुरुआत है। अगर ये समस्या और युद्ध अगर खत्म नहीं हुआ, तो आगे आने वाले समय में तेल और गैस महंगी तो होगी ही होगी, और उसकी सप्लाई भी काफी मुश्किल हो जाएगी। तो मतलब जितनी जल्दी ये युद्ध खत्म हो, इसलिए तो इसलिए कहा जाता है कि आपको भारत को एक गैस घरेलू गैस के लिए एक भंडारण क्षमता तैयार करना, स्टोरेज कैपेसिटी तैयार करना अति आवश्यक हो गया है। और हो सकता है इससे सबक सीखकर भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, इसके बारे में बहुत जल्द कदम उठाएं, और जिस तरह भारत में तेल का भंडारण क्षमता है, उसी तरह गैस का भंडारण क्षमता भी जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की समस्या न हो। और एक और इसका समाधान हो सकता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे हो गया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरह से जो किसी जो मतलब हो सकता है एनर्जी का सप्लाई, एनर्जी के उत्पादन इन क्षेत्रों से, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी को लगा के, रूफ टॉप मतलब सोलर एनर्जी के पैनल को लगा के, और और भी तरह से विंड एनर्जी को लगा कर आप देखेंगे, विंड एनर्जी भारत के कोस्टल एरियाज में, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में आप देखोगे विंड टरबाइन जो लगा होता है, जिससे वो पंखे जैसा घूमता है, तो उससे वो एनर्जी का उत्पादन होता है। तो इन सभी क्षेत्रों को और बढ़ावा दे करके, और सोलर एनर्जी को भी बढ़ावा दे करके, इस समस्या को काफी हद तक मतलब कम किया जा सकता है। भारत विदेश के निर्भरता पर, जो अभी तेल और गैस के लिए भारत विदेश पर निर्भर ज्यादा रहना पड़ता है, उससे ये निर्भरता कम की जा सकेगी इन सॉल्यूशन को अपनाकर। दोस्तों, अब कंक्लूजन के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि ये नॉट ए टेम्पोररी इश्यू, यह कोई टेम्पोररी इश्यू नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इश्यू है। अगर ये आगे भी इसी तरह ये समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो ये मतलब आगे चल करके भी ये काफी लॉन्ग टर्म इशू हो सकता है, और इस चीज को भारत सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो ये समस्या आगे भी, फ्यूचर में भी ये समस्या बार बार आ सकती है। तो और आप देखेंगे कि स्ट्रक्चरल वीकनेस एक्सपोज, इससे होता है कि स्ट्रक्चरल वीकनेस मतलब हम लोग मतलब क्योंकि उससे रिलेटेड कोई काम नहीं किए, इस चीज को हम लोग मतलब भविष्य के लिए सुनिश्चित नहीं कर पाए, तो इससे शो होता है कि हम लोग मतलब भंडारण क्षमता अगर हुआ रहता, तो ये हमारी ये कमजोरी अभी पूरी तरह से जग जाहिर नहीं होती। तो ये समस्या भारत के लिए है, जिसे भारत सरकार को सुलझाना पड़ेगा। और अर्जेंट पॉलिसी एक्शन नीडेड, इससे रिलेटेड एक पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी भारत सरकार को बनाना पड़ेगा, ताकि भविष्य में इस समस्या को बार बार न झेलना पड़े। अगर ढंग से अगर पॉलिसी बना के भंडारण क्षमता को सुनिश्चित किया जाए, एक भंडारण क्षमता बनाई जाए, और
तेल और गैस की सप्लाई को डाइवर्सिफाई किया जाए, सिर्फ एक रीजन में, जैसे गल्फ के रीजन में ही निर्भर न रह के विश्व के दूसरे देशों से भी इसका आयात किया जाए। और जैसे मैंने कहा कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सभी को बढ़ावा देकर इस समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है फ्यूचर में। तो दोस्तों देखना पड़ेगा भारत सरकार प्रोएक्टिव होकर इस पर काम करती है कि नहीं, क्योंकि अभी तो ये समस्या आ ही गई है। अभी तो किसी भी तरह से इंपोर्ट, भारत दूसरे देशों से इंपोर्ट करके इस समस्या को सुलझाया जाए और आगे के लिए इस समस्या को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और फिर इसको सुलझाने की कोशिश की जाए, ऐसी मैं भारत सरकार से उम्मीद करता हूँ।